सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9th विषय राजनीति शास्त्र, तीसरा प्रकरण भारत की सुरक्षा व्यवस्था। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में भारत की विदेश नीति का अध्ययन किया है। विदेशी आक्रमण और आंतरिक व्यवस्था से संरक्षण करना, सीमा रेखा सुरक्षित रखना, ये राष्ट्र के प्राथमिक हित संबंध होते हैं और हम अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते समय अपने हित संबंधों को सबसे पहले प्राथमिकता देते रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करे। तो यहाँ हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे, उसका स्वरूप क्या है और भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सम्मुख कौन सी चुनौतियां हैं। हमने पहले पढ़ा है, अध्ययन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके बीच हित संबंध टकराते हैं, संघर्ष का निर्माण होता है। ऐसे संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होने का कारण होता है सीमा विवाद या पानी के बंटवारे की समस्या हो गई। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कई बार उल्लंघन करते हैं देश, या एक दूसरे के साथ हम निरंतर स्पर्धा करने लग जाते हैं। ऐसे ही राष्ट्र में परस्पर विरोधी हित संबंधों का निर्माण भी होता है तथा पड़ोसी देश से निर्वासितों का जत्था आना, ये राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती होती है और इसके कारण जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा निर्माण होता है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। आप जाने कि क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। आप यहाँ इसे समझने का प्रयास करें कि राष्ट्र की प्रभुत्व संपन्नता को अगर चुनौती उत्पन्न होती है, कोई देश आक्रमण करता है, तो निश्चित ही रूप से सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करता है या राष्ट्र के सम्मुख सैन्य चुनौतियां पेश की जाती हैं, जिनके कारण राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए हर संभव उपाय योजना करना चाहिए। इसमें से पहला उपाय योजना है राष्ट्र की सुरक्षा का सीधा संबंध भौगोलिक सीमाओं से होता है। तो हमें भौगोलिक सीमाओं को कौन सा खतरा है, किसके तरफ से खतरा है, इसको पहचानना जरूरी होता है। दूसरा है इस खतरे को दूर करने के लिए शस्त्रास्त्रों का निर्माण करना और सुरक्षा दलों का आधुनिकीकरण करना। और तीसरा, आधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके राष्ट्र की सैन्य शक्ति को बढ़ाना। और युद्ध हर समय फायदे का नहीं होता है। युद्ध के मार्ग से संघर्ष का निराकरण करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सावधानी रखना अधिक तनावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय शांति पर हम कहें तो एक तरह से ये खतरा पैदा करने वाला होता है। इसलिए अन्य राष्ट्रों का समर्थन हमें प्राप्त करके राष्ट्रीय सुरक्षा पर आने वाले खतरे को कम करने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। यहाँ आप कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ समझने का प्रयास करें। जैसे एक परिच्छेद ये दिया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र को शांति और समझौता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का हल करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए विविध राष्ट्रों में बातचीत और लेन देन बढ़ाना, विविध राष्ट्रों में जितना अधिक परस्परावलंबन होगा, शांति और सुरक्षा उतनी ही अधिक बढ़ेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु चर्चा तथा समझौते के लिए अलग अलग माध्यम और मंच उपलब्ध होंगे और आर्थिक हानि के भय से राष्ट्र युद्ध टालने जैसी स्थिति से निकल सकता है, बच सकता है। तो इस परिच्छेद से
हमें क्या सूचना मिलती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ 2-3 प्रश्न हैं कि संदेश क्या मिलता है। इस परिच्छेद को आप ध्यान से पढ़ें तो इससे संदेश निकलता है कि सभी राष्ट्रों को शांति और समझौते के माध्यम से अपने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, विविध राष्ट्रों में बातचीत किस प्रकार बढ़ सकती है? तो इसके लिए सबसे बड़ा सूत्र यहाँ परस्परावलंबन है। जितना अधिक परस्परावलंबन होगा, सहयोग होगा, सहयोग बढ़ने से लेन देन बढ़ेंगे और बातचीत भी बढ़ेगी। और तीसरा प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि आर्थिक हानि और युद्ध, इनमें कौन सा संबंध है? क्योंकि युद्ध से राष्ट्र की बहुत हानि होती है और इसके विपरीत सहयोग और शांति से सुरक्षा स्थापित होती है। और यह बात राष्ट्रों की समझ में आने पर आर्थिक हानि के डर से सभी राष्ट्र युद्ध टालने का प्रयास करते हैं। यही आर्थिक हानि और युद्ध के बीच संबंध है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में आप देखें कि 3 सेनाओं का समावेश होता है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना है। थल सेना के अध्यक्ष को जनरल, जो भारत की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा करती है। नौसेना भारत की सागरी सीमाओं की रक्षा करती है, इसके प्रमुख को एडमिरल कहते हैं। और वायुसेना भारत की हवाई सीमाओं की आकाश की रक्षा करती है, जिसके प्रमुख को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। इस तरह से भारत की तीनों सेनाएं मिलकर के भारत की सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करती हैं। इसमें भारत का राष्ट्रपति सभी रक्षा दलों के प्रमुख होते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स। यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना रक्षा दल को युद्ध अथवा शांति संबंधी निर्णय लेना ये संभव नहीं होता है। राष्ट्रपति नागरिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए लोकतंत्र में नागरिक नेतृत्व को सैनिक नेतृत्व से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ ये भी जान लें कि भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था की तीनों सेनाएं हैं, उनको अद्यतन रखने के लिए उपाय योजनाएं की जाती हैं, अनुसंधान संस्थाएं खड़ी की गई हैं और इनके प्रशिक्षण के लिए भी संस्थाएं बनी हैं, जैसे पुणे की नेशनल डिफेंस अकादमी और दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज है। तीनों सुरक्षा दलों के अलावा अर्ध सैनिक बल भी होते हैं। वे पूर्णतः सैनिक नहीं होते हैं और नागरिक भी नहीं होते, इसलिए इनको अर्ध सैनिक बल कहते हैं। रक्षा दलों की सहायता करना इनका प्रमुख कार्य होता है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, दूसरा तटरक्षक दल, कोस्टल गार्ड और केंद्रीय आरक्षित पुलिस, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, और शीघ्र कृति बल, रैपिड एक्शन फोर्स, इन सभी का अर्ध सैनिक बलों में समावेश होता है, जो रेल स्थानक, तेल संग्रहालय, जल संग्रह आदि महत्वपूर्ण स्थानों की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाओं का प्रबंधन करने में भी इनका महत्वपूर्ण सहभाग होता है। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अलावा अर्धसैनिक बलों की सहभागिता होती है। अर्धसैनिक बलों में सीमा सुरक्षा दल का कार्य होता है, सीमाओं पर गश्त लगाना, सीमा क्षेत्र पर तस्करी रोकना, सीमा क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों में सुरक्षा की भावना पैदा करना। ऐसे ही समुद्री क्षेत्र में तटरक्षक दल है, जो सागरी तट की रक्षा करते हैं, मच्छीमार व्यवसाय को सुरक्षा देते हैं और सागरी मार्ग से तस्करी को रोकते हैं। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल होता है, जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, कानून व्यवस्था बनाने में मदद करते हैं। और शीघ्र कृति दल, रैपिड एक्शन फोर्स, बम विस्फोट, दंगा आदि के समय देश की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के समय जनजीवन को सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय छात्र सेना है, एनसीसी है, जिसमें छात्रों में विद्यालय जीवन में अनुशासन और सैनिकी शिक्षा दी जाती है। उन्हें सैनिक जीवन का अनुभव मिले, इसके प्रति अभिरुचि उत्पन्न की जाती है और स्वदेश प्रेम, राष्ट्राभिमान की भावना राष्ट्रीय छात्र सेना के माध्यम से उत्पन्न की जाती है।
नेक्स्ट है गृह रक्षक दल। ये गृह रक्षक दल होमगार्ड जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व स्थापित हुआ था। 20 से 35 वर्ष की आयु के स्त्री पुरुष सभी नागरिक इसमें सम्मिलित होकर के देश की सेवा कर सकते हैं, आपदा काल में मदद कर सकते हैं, दंगा फसाद के समय जो है जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा भारत की सुरक्षा के सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी होती हैं उन्हें भी जानना जरूरी है। भारत की सुरक्षा के सामने एक बड़ी समस्या कश्मीर की समस्या है, पानी बंटवारे का विवाद है और सीमा विवाद को लेकर के चुनौतियां खड़ी होती हैं। 1962 के आक्रमण के बाद से ही चीन सीमा रेखा के संबंध में तनाव पैदा करता रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध धर्म, प्रांतवाद, वंशवाद, अर्थवाद आदि अन्य कारण भी हैं जिनके कारण भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न होता है। देखें, एक नई अवधारणा पैदा हुई है मानवीय सुरक्षा की। शीत युद्ध के बाद ये सामने आई। देश के नागरिकों को केंद्र में रखकर की गई सुरक्षा के विचार को मानवीय सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। मानवीय सुरक्षा में मनुष्यों को सभी खतरों से सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए अवसर देना अपेक्षित होता है। इसके अलावा निरक्षरता, गरीबी, अंधविश्वास, पिछड़ापन दूर करने, मनुष्य के लिए सम्मान के साथ जीने की परिस्थिति का निर्माण करना, ये भी मानवीय सुरक्षा के अंतर्गत आता है। समाज के अल्पसंख्यक और दुर्बल व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण करना, ये सभी बातें मानवीय सुरक्षा के अंतर्गत अंतर्भूत हैं। मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती अगर है तो वो है आतंकवाद। सामान्य और निरपराध व्यक्तियों में असुरक्षित होने की भावना करके दहशत या आतंक पैदा किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण में होने वाले बहुत सारे जो परिवर्तन हैं, बढ़ते प्रदूषण के कारण बीमारियां हैं, फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया और आजकल तो कोविड-19 का कितना तेजी से प्रसार हो रहा है, तो इससे लोगों का सुरक्षित रहना, लोगों की सुरक्षा का उपाय योजना करना, ये नागरिक सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा के लिए चुनौती है। आतंकवाद और रोगों में मानव की रक्षा मानवीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती रही है और सरकार को हर स्तर पर मानवीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके उपाय योजनाएं करनी पड़ती हैं। आप पूरे पाठ का एक बार अच्छी तरह से वाचन करें और फिर स्वाध्याय में दिए हुए प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।